फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो की सीरीज में जो हम एसएससी जेईई के सिविल इंजीनियर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आज हम 2012 के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे और 50 क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। विद डिटेल सॉल्यूशन हम देखेंगे, जहाँ पर आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत है डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। और पीछे के सभी 2011 तक के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जा चुके हैं, पीछे के जो भी पेपर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है, जब पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है तो उसके सर्वेक्षण को क्या कहते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट करते हैं, जैसे अलग अलग ईयर का पेपर है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट करता है और इम्पोर्टेंट भी है। जब पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है, पृथ्वी के कर्वेचर को, अर्थ कर्वेचर को जब ध्यान में रखा जाता है तो उस सर्वेक्षण को हम क्या कहते हैं, भूगणितीय सर्वेक्षण कहते हैं, यानी कि जियोडेटिक सर्वे हम उसको बोलते हैं। और जब पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखकर नहीं सर्वे किया जाता है तो उस सर्वेक्षण को हम समतल सर्वेक्षण बोलते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। जब पृथ्वी की वक्रता को, कर्वेचर को हम ध्यान में रख के सर्वे करते हैं तो वो सर्वेक्षण हमारा जियोडेटिक सर्वे कहलाता है, भूगणितीय सर्वेक्षण कहलाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में विवरणात्मक अंकन सामान्यतः किस तरह किया जाता है। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में जो भी हम पूरा डिटेल जो अंकन करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, वो सामान्यतः किस तरह से करते हैं हम। तो इसमें कई सारे मेथड आपके हैं, विकिरण मेथड है, प्रतिच्छेदन है, चक्रमण है और ए और बी दोनों। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन सही है, विकिरण मेथड से। जो प्लेन टेबल सर्वेक्षण में जो डिटेल हम अंकन करते हैं वो आपके विकिरण मेथड के द्वारा कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन से यहाँ पर सही आंसर है। विकिरण मेथड से हम सर्वे कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका प्लेन टेबल है, इस पर हम सीट लगा देते हैं, यहाँ पर कहीं नॉर्थ डायरेक्शन दिखा देते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन हम कहाँ दिखाते हैं, जो सीट आपकी होती है सीट के राइट साइड में ऊपरी कॉर्नर पे, यहाँ पर हम नॉर्थ डायरेक्शन दिखाते हैं। उसके बाद से हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और एलिडेट को रख के चारों तरफ के जो पॉइंट होते हैं उसको हम लोकेट कर सकते हैं। और सेंटर से उस पॉइंट तक की जो दूरी होती है वो भी हम टेप या चिन्ह द्वारा मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमको फिगर मिलता है ये हमारा रेडिएशन मेथड कहलाता है। तो रेडिएशन में हम क्या करते हैं, सारे पॉइंट को हम आसानी से एलिडेट की मदद से देख सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं और उसकी दूरी भी हम सेंटर से उस पॉइंट तक की टेप द्वारा मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा रेडिएशन मेथड है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है कि विकिरण विधि से हम डिटेल अंकन कर सकते हैं प्लेन टेबल सर्वेक्षण में। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। थियोडलाइट यंत्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। थियोडलाइट आप समझते होंगे, सर्वे में आपका थियोडलाइट एक ऑपरेटस है, उपकरण है। तो इसमें हम थियोडलाइट यंत्र को क्या मापने के लिए प्रयोग करते हैं, इसमें हम क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों मतलब कोण माप सकते हैं। क्षैतिज कोण भी माप सकते हैं, ऊर्ध्वाधर कोण भी माप सकते हैं। तो बी ऑप्शन से यहाँ पर सही आंसर है। थियोडलाइट यंत्र का उपयोग हम क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर कोण दोनों को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, टैकोमेट्री एक सर्वे आपका होता है, ये सर्वे का एक ब्रांच है। टैकोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच वी डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस विद द एंगुलर मेजरमेंट्स विथ एन इंस्ट्रूमेंट थियोडलाइट। इसको हम जो थियोडलाइट हम यूज़ करते हैं वो ट्रांजिट थियोडलाइट होता है। थियोडलाइट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिट और एक नॉन ट्रांजिट। ट्रांजिट में क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं, जब जो थियोडलाइट आपका होता है वो पूरा 180 पूरा जब आपका 360 डिग्री रोटेट कर जाता है, थियोडलाइट का जो टेलीस्कोप होता है, तो हमारा ट्रांजिट थियोडलाइट कहलाता है। और जो थियोडलाइट हमारा पूरा 360 डिग्री नहीं रोटेट करता है, केवल 180 डिग्री रोटेट करता है, तो उसको हम नॉन ट्रांजिट थियोडलाइट बोलते हैं। तो यहाँ से दो प्रकार के आपके थियोडलाइट होते हैं और जो अभी हम यूज़ करते हैं वो ट्रांजिट थियोडलाइट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। यदि दक्षिणी गोलार्ध में एक स्थान पर दोपहर के समय सूर्य का चुंबकीय दिक्कोण 167 डिग्री हो तो उस स्थान पर चुंबकीय औन्नत्य कितनी होगी। तो ये हमको बताना है। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में एक स्थान पर दोपहर के समय, यदि सूर्य का दोपहर के समय दिया गया है, यदि सूर्य का चुंबकीय दिक्कोण, मैग्नेटिक डिक्लेशन आपको दिया गया है यहाँ पर, चुंबकीय दिक्कोण ये आपका 167 डिग्री है, तो उस स्थान पर चुंबकीय औन्नत्य आपको ज्ञात करनी है।
यहाँ पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम निकालेंगे, आपको एक ही मान पता है। यहाँ से देखिए दोपहर की जब बात कही जा रही है तो दोपहर में आपका क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में मध्याह्न में सूर्य का सत्य दिक्मान आपका 180 डिग्री होता है। जो ट्रू बियरिंग आपका होगा, आपका फार्मूला क्या होता है कोई भी डिक्लिनेशन निकालने के लिए, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, ये हमको पता होता है। ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है। तो ट्रू बियरिंग आपका सत्य दिक्मान होता है, मैग्नेटिक बियरिंग आपका चुंबकीय दिक्मान होता है, और डिक्लिनेशन आपका दिक्पात होता है। डिक्लिनेशन के साथ हम प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं कि जब डिक्लिनेशन आपका ईस्ट में होगा तो प्लस का साइन यूज करते हैं, और जब डिक्लिनेशन आपका वेस्ट में होगा तो माइनस साइन यूज करते हैं। अगर आपका आंसर डिक्लिनेशन ही हम निकाल रहे हैं तो अगर आंसर आपका प्लस में आए तो हम ईस्ट लिखते हैं उस डिक्लिनेशन को कि ईस्ट में है, और जब माइनस आता है तो वेस्ट लिखते हैं। तो ये हम याद रखेंगे कि डिक्लिनेशन हमारा पॉजिटिव ईस्ट में आता है और निगेटिव हमारा वेस्ट कहलाता है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, आपको मैग्नेटिक बियरिंग पता है, चुंबकीय दिक्मान, सत्य दिक्मान आपका जो दक्षिणी गोलार्ध में एक स्थान पर जब दोपहर के समय सूर्य का चुंबकीय दिक्कोण लिया जाता है तो वहाँ पर दोपहर के समय सत्य दिक्मान आपका 180 डिग्री होता है। तो ये हम याद रखेंगे एक पॉइंट कि दक्षिणी गोलार्ध में मध्याह्न में सूर्य का सत्य दिक्मान 180 डिग्री होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो 180 डिग्री हमको पता चल गया, और मैग्नेटिक बियरिंग पता है, तो डिक्लिनेशन हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस आपका डिक्लिनेशन। यहाँ से आपको मैग्नेटिक बियरिंग पता है, ट्रू बियरिंग पता है, डिक्लिनेशन आपको निकालना है। तो यहाँ से हम निकालेंगे डिक्लिनेशन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ट्रू जो भी ट्रू बियरिंग आपका 180 डिग्री में से 167 डिग्री हम माइनस करेंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 13 डिग्री, और ये आपका क्या है पॉजिटिव में है, प्लस पॉजिटिव है आपका, जो भी आंसर आया है 13 डिग्री, तो पॉजिटिव है तो आपका ईस्ट हो जाएगा, यानी कि 13 डिग्री ईस्ट आपका डिक्लिनेशन मिल जाएगा। अगर निगेटिव में आता तो हमारा वेस्ट हो जाता, यहाँ पर निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो 13 डिग्री ईस्ट यानी कि 13 डिग्री पूर्व। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर याद रखेंगे डिक्लिनेशन के लिए, यहाँ से बी ऑप्शन आपका सही आंसर है कि जब हमारा आंसर पॉजिटिव में आता है तो वो ईस्ट में होता है, और निगेटिव में आता है तो वो वेस्ट में होता है। कैसे होता है, यहाँ पर देखिए ये आपका एक यहाँ पर लाइन है, ये ट्रू बियरिंग है, ये आपका ट्रू बियरिंग है, और ये आपका मैग्नेटिक बियरिंग है। ये जब ये आपका मान लीजिए कोऑर्डिनेट है कोई, ये नॉर्थ में है ऊपर, इधर ईस्ट में है, इधर वेस्ट में है, नीचे साउथ है। तो अगर इधर आपका मैग्नेटिक बेरिंग आएगा प्लस में तो आपका ईस्ट की तरफ होगा, अगर माइनस में आएगा तो वेस्ट की तरफ होता है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे एक पॉइंट को, यहाँ पर देखते हुए डिटेल आपको दिया गया है। If the magnetic bearing of the sun at a place at noon in southern hemisphere is 167 degree, the magnetic declination at the place is 13 डिग्री ईस्ट। ये आपका है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक बना हुआ है इधर से, ये आपका ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, ये आपका ट्रू मेरिडियन है, और यही आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। ये जब प्लस में होगा तो ईस्ट की तरफ, माइनस में होगा तो वेस्ट की तरफ। तो यहाँ से हम निकाल लिए, ये एंगल आपको निकालना था, 180 डिग्री होता है दोपहर के समय में। तो ये 180 में से 167 हम माइनस करेंगे तो 13 डिग्री ईस्ट आपका आ जाएगा, 13 डिग्री आएगा, प्लस में है तो ईस्ट की होगा। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि पॉजिटिव फॉर ईस्टर्न डिक्लिनेशन और निगेटिव फॉर वेस्टर्न डिक्लिनेशन। यहाँ से आपका आ गया 13 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी चक्रम की किसी ट्रेवर्सिंग की पिछली रेखा तथा अगली रेखा के प्रवर्धन के बीच के कोण को क्या कहते हैं। जो भी आपका पिछली रेखा होती है और अगली रेखा के बीच के कोण को हम क्या करते हैं, तो डिफ्लेक्शन एंगल उसको बोलते हैं, विक्षेप कोण बोलते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। यहाँ से हम देख सकते हैं जो भी एंगल आपके दिए, जैसे अंतर्वृष्टि कोण दिया गया है, सीधा कोण दिया गया, डायरेक्ट एंगल, बहिष्कृत कोण और विक्षेप कोण। तो ये होते क्या है, तो डिटेल आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि एक रेखा के सिरे स्थानीय आकर्षण से मुक्त हो, यानी कि जो भी आपका लोकल अट्रैक्शन होता है उससे फ्री है, तो उस रेखा के अग्र दिक्कोण तथा पश्च दिक्कोण का अंतर कितना होगा। जब किसी रेखा के सिरे स्थानीय लोकल अट्रैक्शन से फ्री होंगे तो उसके अग्र दिक्कोण और पश्च दिक्कोण का अंतर क्या होगा, तो ये आपका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। एफ बी माइनस बी बी का जो अंतर होता है, एफ बी
फॉर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए। अगर आपका नहीं आता है तो हमारा जो भी स्टेशन होंगे, जो भी रेखा होंगी, वो आपकी स्थानीय आकर्षण से प्रभावित होंगी, अफेक्टेड होंगी। अगर आपका दोनों का अंतर फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का 180 डिग्री आ जाता है तो यही पहचान है कि स्थानीय आकर्षण से फ्री है कि नहीं। जब उनका अंतर 180 डिग्री आता है तो समझ जाएंगे कि वो स्थानीय आकर्षण से फ्री है, तो उनका अंतर आपका 180 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी टैकोमीटर के लिए योजक तथा गुणन स्थिरांक क्रमशः क्या होते हैं। टैकोमीटर के लिए जो योजक गुणक होते हैं वो 0 होते हैं, और योजक होते हैं वो 0, और जो आपका गुणन स्थिरांक होते हैं, योजक स्थिरांक 0 और गुणन स्थिरांक 100 होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका बार बार रिपीट करता है। योजक में क्या होता है, एफ प्लस आई, और गुणन में आपका क्या होता है, एफ अपन आई। तो ये एफ प्लस आई जो होता है 0 होता है, और एफ अपन आई जो होता है 100 होता है। तो हमेशा हम याद रखेंगे जो एडिशन आपका है वो आपका 0 होगा, और जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपका 100 होता है। तो यहाँ से योजक और गुणन स्थिरांक पूछ रहा है तो 0 तथा 100 होगा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक रैखिक सीडी का अग्र दिक्कोण 324 डिग्री 45 मिनट है, तदनुसार उसका पश्च दिक्कोण कितना होगा। फॉर बियरिंग आपको दिया गया है और बैक बियरिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं फॉर बियरिंग इक्वल टू, यहाँ पर फॉर बियरिंग इक्वल टू बैक बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 180 डिग्री प्लस माइनस के साथ क्यों लिखा रहता है, इसलिए लिखा रहता है आपका फॉर 180 प्लस माइनस के साथ, जब आपका जो एंगल होगा 180 डिग्री से 180 डिग्री से कम होगा तो हम 180 में से माइनस करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे, और जब 180 से अधिक होगा तो हम उसको यहाँ पर 180 प्लस कर लेंगे, जब 180 से अधिक होगा तो माइनस कर लेंगे। जब 180 से कम, जैसे मान लीजिए 170 डिग्री है तो एंगल के साथ हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, और जब 180 से अधिक होगा तो उसको हम माइनस कर लेंगे। तो प्लस और माइनस का साइन इसीलिए लगाते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर बियरिंग आपका 324 डिग्री 45 मिनट दिया है, तो क्या करेंगे हम बैक बियरिंग निकालने के लिए, बैक बियरिंग इक्वल टू हो जाएगा 324 डिग्री, यानी कि फॉर बियरिंग 324 डिग्री 45 मिनट माइनस 180 डिग्री। देखिए जब कम होता है ये एंगल आपका फॉर बियरिंग का मान, तो 180 में हम 180 को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या है 180 से अधिक है ये, तो इसको हम क्या करें, इसमें से 180 माइनस कर लेंगे। तो फॉर बैक बियरिंग निकालने के लिए हम 324 डिग्री 45 मिनट में से 180 डिग्री माइनस करेंगे, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 144 डिग्री 45 मिनट। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी प्रकाशीय समकोण दर्शी यंत्र का सिद्धांत किस पर आधारित होता है। किसी प्रकाशीय समकोणदर्शी यंत्र का सिद्धांत आपके दोहरे परावर्तन पे, डबल रिफ्लेक्शन पे आधारित होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, दोहरा परावर्तन या द्विगुणित परावर्तन। यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑप्टिकल स्क्वायर, द इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ए रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड successively from two surfaces undergoes a deviation of twist the angle between the reflecting surfaces। तो दोहरे परावर्तन पर आधारित होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि किसी मृदा संघनित का प्लास्टिकता सूचकांक 0 हो तो वह मृदा कौन सी होती है। जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसी मृदा का 0 होगा तो वो मृदा हमारी रेत कहलाती है, सैंड कहलाती है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मृदा में निहित जल कितना हो सकता है। सवाल में आपका जल वाटर कितना हो सकता है, तो 100% से अधिक हो सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है, मृदा में निहित जल आपका 100% से अधिक हो सकता है। यहाँ पर दिखाया गया है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। नेक्स्ट हम देखते हैं, आंतरिक घर्षण, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 2 पॉइंट बनते हैं, 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों को आप याद कर लीजिएगा। आंतरिक घर्षण 5 वाली ढीली रेत के लिए सक्रिय मृदा दाब का गुणांक कितना होता है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि सक्रिय मृदा दाब, कौन सी मृदा दाब के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सक्रिय यानी कि एक्टिव अर्थ प्रेशर के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ से जो आपका होगा, यहाँ से जो गुणांक होगा 1 माइनस साइन 5 अपन 1 प्लस साइन 5 होगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, 1 माइनस साइन 5 अपन 1 प्लस साइन 5। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर के बारे में बात कही जा रही है सक्रिय मृदा गुणांक की, तो 1 माइनस साइन 5 प्लस अपन 1 प्लस साइन 5, और जब पैसिव की बात कही जा रही हो तो 1 प्लस साइन 5 अपन 1 माइनस साइन 5 आंसर होता है। तो यहाँ से यहाँ एक्टिव के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। देखिए,
कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, जिसको हम के ए से डिनोट करते हैं, 1 - sin φ/1 + sin φ। इसको हम ये भी अगर इस टाइप से दिया है ऑप्शन तो ये भी हो सकता है आंसर, tan² 45 - π/2। इसी तरह से आपका पैसिव अर्थ प्रेशर का जो गुणांक होता है वो 1 + sin φ, इसका अपोजिट होता है 1 - sin φ, या tan² 45 + π/2। इसमें माइनस है, इसमें प्लस होगा। और एक पॉइंट और भी है इसका, जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो k = 1/kp, यानी कि ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ से आपको ये रिलेशन बनता है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए 1 - sin φ/1 + sin φ, और पैसिव के लिए 1 + sin φ/1 - sin φ। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेट लोड परीक्षण, यानी कि प्लेट लोड टेस्ट किसके आकलन के लिए उपयोगी है। जो प्लेट लोड परीक्षण हम करते हैं वो किसके आकलन के लिए, किसको ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, याद रखिएगा। जो नींव की धारण क्षमता होती है और निषेधन दोनों को, यानी कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन और जो सेटलमेंट होता है फाउंडेशन का, इन दोनों को हम प्लेट लोड टेस्ट से ज्ञात करते थे। यहाँ से बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं संघनन गुणांक की इकाई क्या है। संघनन गुणांक की इकाई कंसोलिडेशन जो आपका कोफिशिएंट होता है उसकी इकाई क्या है, सेंटीमीटर/सेकंड होती है। डी ऑप्शन से यहाँ पे सही आंसर है। संघनन गुणांक की जो इकाई होती है सेंटीमीटर/सेकंड। देखिए यहाँ पर दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सेंटीमीटर/सेकंड। द यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज सेंटीमीटर/सेकंड। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी आदर्श तरल पदार्थ की विशेषता क्या है। आइडियल फ्लूइड की विशेषता आपको बतानी है, तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। वह घर्षणहीन तथा असंपीड्य होता है, फ्रिक्शन लेस होता है, वो घर्षणहीन तथा असंपीड्य होता है। तो किसी आदर्श तरल पदार्थ की विशेषता ये है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे हम देखते हैं इसकी विशेषता और कौन कौन सी है। आइडियल फ्लूइड्स की आपकी हैव नो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। दूसरा पॉइंट है दे आर इनकम्प्रेसिबल। तीसरा पॉइंट है नो रेजिस्टेंस इन इनकाउंटर्ड एज द फ्लूइड मूव्स, जैसे फ्रिक्शन लेस मान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल और रियल फ्लूइड्स, प्रैक्टिकल और रियल फ्लूइड्स इसके लिए क्या है विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, दे आर कंप्रेसिबल, रेजिस्टेंस इज इनकाउंटर्ड एज द फ्लूइड मूव्स। तो ये आपके आदर्श आइडियल फ्लूइड्स के और प्रैक्टिकल और रियल फ्लूइड्स के जो भी विशेषताएं हैं ये दी गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक आयताकार आरफिश का विसर्जन निम्न में से किस समीकरण से प्रस्तुत करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है और ये भी पूछा जाता है, तो इस इक्वेशन को आप याद कर लीजिएगा। एक आयताकार आरफिश का विसर्जन डिस्चार्ज के लिए समीकरण कौन सा हमारा है, तो Q = 2/3 CD × B √2G, H2⁴ H1⁴3/2। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर है, H2⁴3/2 H1⁴3/2। तो यहाँ से आपका ये फार्मूला आप इक्वेशन आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 1.25 मीटर × 2.4 मीटर की एक आयताकार प्लेट 0.85 सापेक्ष घनत्व वाले द्रव में डुबोई गई है। उसका 1.25 मीटर वाला पार्श्व क्षैतिज रखा गया है और वह ठीक जल की सतह पर है। तदनुसार यदि प्लेट का समतल क्षैतिज पर 60 डिग्री का कोण बनाता हो तो प्लेट के एक पार्श्व पर दाब बल कितना होगा। तो यहाँ से आपको ये न्यूमेरिकल पूछा गया है, दाब बल कितना होगा ये आपको बताना है। तो हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे फिगर आपको बना के दिखाए गए हैं। प्रेशर फोर्स F = WA(x बार), ये आपका फार्मूला है। दाब बल आपको बताना है, ये फार्मूला है। इसमें से देखिए क्या क्या हमको पता है। x बार = क्या हो जाएगा, वेयर प्रेशर फोर्स एक्टिंग एट x बार = x/2 एंड x = 2.4 sin 60 डिग्री। 2.4 sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का हम मान रखेंगे √3/2। यहाँ से हमको ये मिल जाएगा x का मान। तो यहाँ से x बार का मान मिल जाएगा x/2 अगर हम कर देंगे तो। f का मान अब हमको पता करना है, तो w का मान आपका दिया गया 0.85, a का मान आपका 9.81, 1.25 और 2.4 जो आपका दिया गया है यहाँ पर मान WA(x बार), ए का मान हम रख लेंगे यहाँ पर, W का मान रख लेंगे और x बार का मान यहाँ पर रख लेंगे है √3 × 1.2/2 से। यहाँ से जो मान हमको मिलेगा ये हमारा प्रेशर फोर्स होगा, F का मान होगा 25.99 यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हम 26 किलो न्यूटन मान सकते हैं।
लगभग 26 किलो न्यूटन के ये बराबर है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर होगा, 26 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर सारे मान दिए गए हैं। देखिए 1.25 इंटू 2.4 मीटर, या ये आपका दिया गया है 0.8 प्लेट का सापेक्ष घनत्व दिया गया है। 1.25 मीटर वाला पार्ट 37 इसका रखा गया है, एंगल भी आपका 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ से हम सारे मान रख लेंगे। 1.25, 2.4 दिया गया है, 9.81, 0.85 और ये हमारा एक्स बार का मान है। तो यहाँ से एफ का मान आपका निकल जाएगा 26 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी मानक ताप पर एक द्रव के विशिष्ट भार तथा शुद्ध जल के विशिष्ट भार के अनुपात को क्या कहते हैं। एक द्रव के विशिष्ट भार तथा शुद्ध जल के विशिष्ट भार के अनुपात को हम द्रव का विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, बर्नौली समीकरण को P/R प्लस V²/2G प्लस Z अचर, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं और लगभग ऐसे ही दिखेंगे, आपको कन्फ्यूजन होगा वहाँ पर। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, P/R प्लस V²/2G प्लस Z अचर अगर ऐसे समीकरण लिखा गया है बर्नौली का, तो आपको उससे क्या पूछा जा रहा है, लिखने पर उसका प्रत्येक पद किसकी प्रति इकाई ऊर्जा को प्रकट करता है। इसका जो प्रत्येक पद है किसकी प्रति इकाई ऊर्जा को प्रकट करता है, तो ये मास के प्रति इकाई ऊर्जा को प्रकट करता है, यानी कि द्रव्यमान। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। दोनों क्वेश्चन हम यहाँ पर दिखाएंगे कैसे समीकरण कब लिखा जाता है तो क्या होता है आंसर। चलिए हम देखते हैं। देखिए बर्नौली इक्वेशन रिटन एज, जब आपको ऐसे लिखा जाए P/gamma प्लस V²/2G प्लस Z कांस्टेंट, ईच ऑफ द टर्म रिप्रेजेंट्स एनर्जी पर यूनिट मास, द्रव्यमान को प्रकट करता है। एंड बर्नौली इक्वेशन रिटन एज, जब ऐसे लिखा जाए आपका P/W प्लस V²/2G प्लस Z कांस्टेंट, तो ईच ऑफ द टर्म रिप्रेजेंट्स एनर्जी पर यूनिट वेट, ये वेट को प्रदर्शित करता है और ये आपका मास को प्रदर्शित करता है। दोनों इक्वेशन आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए, ये एक इक्वेशन ये आपका है कांस्टेंट के बराबर है ये भी, और दूसरा इक्वेशन आपका ये है P/W प्लस V²/2G प्लस Z कांस्टेंट। तो आपसे पाला वाला पूछा जा रहा था, तो यहाँ पर मास आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, मुक्त चैनल प्रवाह में वैकल्पिक गहराइयां शब्द से क्या तात्पर्य है। वैकल्पिक गहराइयां से क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है प्रदत्त विसर्जन के लिए एक समान विशिष्ट ऊर्जा वाली गहराइयां। वैकल्पिक गहराइयों का यही तात्पर्य है, मुक्त चैनल प्रवाह में प्रदत्त विसर्जन के लिए एक समान विशिष्ट ऊर्जा वाली गहराई है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक नल की लंबाई 1000 मीटर तथा उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। यदि उसी के तुल्य एक अन्य नल का व्यास 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई कितनी होगी। एक नल की लंबाई और व्यास दिया गया है और दूसरे नल का व्यास दिया गया है, उसकी लंबाई पूछी जा रही है। चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। फ्रॉम ड्यूटीज इक्वेशन, आपका ये इक्वेशन है L1/D1 पावर 5 L2/D2 पावर 5। यहाँ से आपका L1 का मान दिया गया है, D1 का मान दिया गया, यहाँ से आपको D2 का मान दिया, लेकिन LE का मान, L2 का मान आपका नहीं दिया गया, L2 होगा। तो L2 का मान आपको निकालना है, 3 मान आपको पता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से। 32,000 मीटर आपका आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो आपका है वो सही आंसर है, 32,000 मीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं, श्रेणीबद्ध नलों की क्या समस्याएं हैं। श्रेणीबद्ध जो नलें होती हैं उसकी क्या समस्याएं हैं। प्रत्येक नल का विसर्जन एक समान होता है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। श्रेणीबद्ध नलों की जो समस्याएं हैं, प्रत्येक नल का विसर्जन एक समान होता है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, साइफन में शिखर पर एक वायु भांड किस लिए लगाया जाता है। शिखर पर एक वायु भांड किस लिए लगाया जाता है, तो डी ऑप्शन से आपका सही आंसर है, प्रवाह में बाधा दूर करने के लिए। जो वायु भांड लगाया जाता है प्रवाह में बाधा को दूर करने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में कौन बीमाहीन प्राचल है। बीमाहीन कौन है यहाँ पर, तो चेजी गुणांक बीमाहीन राशि है, इसका कोई बीमा नहीं होता है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही होगा, चेजी गुणांक आपका बीमाहीन प्राचल है। देखिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये आपका बीमाहीन प्राचल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी नहर के लिए सर्वोत्तम संरेखण किस लाइन के साथ होता है। तो नहर के लिए सर्वोत्तम जो संरेखण होता है वो आपका रिज लाइन के साथ होता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। किसी नहर के लिए सर्वोत्तम संरेखण आपका रिज लाइन के साथ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
यदि मूल तल के नीचे निघर्षण की गहराई d हो तो गुच्छ एप्रन की चौड़ाई समानतः कितनी ली जाती है? तो 1.5 d ली जाती है। यहाँ से बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब पहले से काली सतह वाली सड़क या पहले से सीमेंट कंक्रीट से बनी सड़क पर बिटुमिन सतह बनाई जाती है तो उसमें किस प्रकार का उपचार किया जाता है? पहले से जो सड़क बनी है उस पर अगर हम बिटुमिन सतह बनाते हैं तो क्या उपचार करते हैं? उसमें टैग कोट का उपचार करते हैं। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर सारे कोड के बारे में दिया गया है, आप डिटेल देख लीजिएगा। टैग कोड क्या होता है, सील कोड क्या होता है, स्प्रे ऑफ इमल्सन क्या होता है, प्राइम कोड क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुट्टीम की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? कुट्टीम की सबसे निचली परत को हम अध स्तर बोलते हैं, सब ग्रेड बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। देखिए, सबसे निचली परत को हम सब ग्रेड बोलते हैं, सबग्रेड, स्वाल सबग्रेड। यहाँ पर फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट दोनों का दिखाया गया है, तो सबसे जो निचली परत है वो आपकी सबग्रेड कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बीओडी वाई तथा समय टी का सही आलेखीय प्रदर्शन निम्न में से किसमें है? तो वाई और टी में जो जो उसका प्रदर्शन है वो सही से किसमें है? तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। वाई और टी का जो प्रदर्शन है ये में आपका सही दिया गया है, ये आपका ये फिगर आपका सही होगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ठोस अपशिष्ट निस्तारण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो कंपोस्टिंग, खाद बनाना। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ठोस अपशिष्ट निस्तारण की सबसे उपयुक्त विधि है खाद बनाना। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, कंपोस्टिंग, यहाँ पर दोनों ऑप्शंस के बारे में दिखाया गया, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। जनगणना के रिकॉर्ड के अनुसार एक शहर की वर्ष 1981, 1991, 2001 की जनसंख्या क्रमशः यहाँ पर दिखाया गया है 2 लाख, 2,10,000 और 2,30,000 थी। 1981, 91 और 2001 की ये जनसंख्या है। तदनुसार समांतर माध्य विधि का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए कि वर्ष 2011 में जनसंख्या कितनी होगी। तो ये आपके 3 वर्ष की जनसंख्या दिखाई गई है, 2011 का पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हम समांतर माध्य का प्रयोग करेंगे और यहाँ से हम जनसंख्या निकालेंगे। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग बाय अर्थमेटिक मीन मेथड, पी एन इजकल टू P0 प्लस एन एक्स बार। यहाँ से हम क्या गिवन एन इजकल टू 1 दिया गया है, एक्स बार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 10,000 और 20,000 का हम निकाल लेंगे। यहाँ पर 15,000 हमारा आ जाएगा एक्स बार। पी 2011 का हम निकालेंगे तो 23,000 प्लस 1 इंटू 15,000 यानी कि 2,45,000। तो यहाँ से हमारा पी क्या है, पी एन क्या है, P0 क्या है, एन क्या है, एक्स बार क्या है, यहाँ से हम देख लेंगे। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ गया पी एन इजकल टू P0 प्लस एन एक्स बार, तो P0 का मान 23,000 है, एन का मान 1 है और एक्स बार का मान 15,000। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 2,45,000। तो यहाँ से 2,45,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हुक का नियम किसके लिए मान्य है? तो समानुपात की सीमा के लिए मान्य होता है ये। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। हुक का नियम समानुपात की सीमा के लिए मान्य है। हुक से लॉ दिखाया गया है, प्रोपोर्शनल लिमिट समानुपात की सीमा के लिए ये मान्य होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रत्यास्थ सीमा तक किसी पदार्थ के अवशोषण की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ सीमा तक किसी पदार्थ के जो अवशोषण की क्षमता होती है उसको रेजिलियंस बोलते हैं, लचक बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ पर सारे पॉइंट के बारे में आप यहाँ पर रेजिलियंस के बारे में देखिए दिया है, रेजिलियंस उसको हम बोलते हैं, लचक बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में कौन सबसे कम प्रत्यास्थ है? सबसे कम प्रत्यास्थ कौन सा है? तो रबड़ आपका है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, रबड़ सबसे कम प्रत्यास्थ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अपरूपण बल V के कारण एक प्रिज्मीय दंड पर उदासीन अक्ष अन्य से ऊपर y दूरी पर अपरूपण प्रतिबल कितना होगा? शियर स्ट्रेस आपसे पूछा जा रहा है, कितना होगा? V आपका अपरूपण बल दिया गया है, y दूरी पर आपका अन्य से ऊपर y दूरी है, तो वहाँ पर अपरूपण प्रतिबल कितना होता है? तो इसका जो फार्मूला होता है VA y बार अपन IB। तो देखिए बी ऑप्शन में ये दिया गया है VA y बार अपन IB, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी सममित आई परिच्छेद के पार एक दिए हुए अपरूपण बल के लिए अपरूपण प्रतिबल की अधिकतम तीव्रता कहाँ पर होती है? सममित आई परिच्छेद के पार एक दिए हुए अपरूपण बल के लिए अपरूपण प्रतिबल की अधिकतम तीव्रता आपकी परिच्छेद के केंद्रक पर होती है। ए ऑप्शन से यहाँ पे सही आंसर है, परिच्छेद के केंद्रक पर होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं,
यहाँ पर देखिए, shear force across a symmetrical I section, the intensity of shear stress is maximum at the centroid of the section or neutral axis, centroid of the center। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यल लंबाई के एक स्तंभ जिसके दोनों सिरे आबद्ध हों फिक्स है तो कि तुल्य लंबाई कितनी होगी। ये आपको कल भी 2011 के सेकंड पार्ट में डिटेल में दिखाया गया है कि इनकी लंबाई कब फिक्स होता है तो क्या होती है, हिंज होता है सपोर्ट तो क्या होती है, फ्री होता है तो क्या होती है। तो सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, आपके हर पेपर में मिल जाता है, हर क्वेश्चन में एग्जाम में मिल जाता है ये क्वेश्चन। तो सिरे जब आबद्ध हो तो उनकी तुल्य लंबाई आपकी L/2 होगी, आबद्ध होंगे तो इनकी लंबाई L/2 होगी। वहाँ से आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल भी दिखाया गया है। इफ द कॉलम इंड्स आर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट ट्री स्ट्रैंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ इंड्स देन इट इज ए केस ऑफ बोथ इंड्स फिक्स्ड एंड द इफेक्टिव लेंथ इज L/2। जब दोनों इंड उसके फिक्स हो तो इफेक्टिव जो लेंथ होगी L/2 होगी। यहाँ से ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये इससे कोई ना कोई क्वेश्चन एक बनता है आपसे एग्जाम में। जब बोथ इंड्स हिंज होंगे तो उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, यल होगी। जब वन इंड हिंज होगा और दूसरा फिक्स होगा तो L/√2 होगा। जब दोनों फिक्स होंगे तो L/2 होगा। और जब वन इंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, जब एक फिक्स होगा और एक फ्री होगा तो L=2L होगा। इफेक्टिव जो लेंथ होगी 2L के बराबर होगी। तो यहाँ से ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब दोनों इंड उसके दोनों सिरे हिंज हो तो हमारा यल होगा, इफेक्टिव लेंथ यल के बराबर होगा। जब एक हिंज हो और दूसरा फिक्स हो तो L/√2, जब दोनों फिक्स हो तो L/2, और जब एक फिक्स हो और एक फ्री हो तो 2L। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी प्रदत्त प्रतिबल के लिए वर्गाकार अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के दंड के दोनों पार्श्व क्षैतिज रखने पर जो प्रतिरोध आगुण होता है और जब उस दंड का विकर्ण क्षैतिज रखने पर जो प्रतिरोध आगुण होता है तो उन दोनों का अनुपात कितना होता है। अनुपात आपको बताना, तो यहाँ से आपका √2 होता है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। इसको हम यहाँ से सॉल्व करके भी देख सकते हैं। क्षैतिज है और दोनों जो भी आपका दिया गया है उसमें क्या होगा अनुपात, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से आपका मान आ जाएगा √2। यहाँ पर देखिए √2, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका √2 आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, L मीटर लंबी एक छड़ पर जिसके अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल A है, क्रमानुसार तनन भार W रखा गया है, तदनुसार छड़ में संचित विकृति ऊर्जा कितनी होगी। संचित विकृति ऊर्जा आपकी कितनी होती है तो W²L/2AE होती है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि स्टोर जो आपकी विकृति स्ट्रेन एनर्जी होती है वो आपकी कितनी होती है, W²L/2AE। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिटेल में W²L/2AE कैसे आपको मिला है, यहाँ से आप देख लीजिएगा डिटेल। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक कुंडलिनी कमानी पर अक्षीय तनन बल का प्रबल प्रभाव क्या पड़ता है। प्रबल प्रभाव क्या पड़ता है तो ये ट्विस्टिंग होता है, ऐठन होता है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी केंद्रीय बिंदु पर W भार वाले प्रभावी विस्तृति L के शुद्धालंबित दंड के आलंबों की प्रवणता कैसे प्रकट की जाती है। तो ये भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब आपका पॉइंट लोड लगा है, प्रभावी विस्तृति L के शुद्धालंबित दंडों के आलंबों की प्रवणता कैसे प्रकट की जाती है। तो यहाँ से आपका है WL²/16EI। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। प्रवणता आपसे पूछा गया है तो यहाँ से हम देख सकते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होता है अलग अलग पॉइंट के लिए। आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका एक अलग से हम 1-2 मिनट का जो भी 4-5 मिनट का वीडियो बनता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम के लिए जो भी आपका मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, या फिर ये स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होता है सबके लिए, तो इसका एक अलग सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट भी है, स्लोप एट सपोर्ट्स आपका क्या हो जाएगा WL²/16EI, ये आपका स्लोप, और ये डिफ्लेक्शन आपका है WL/48EI। तो स्लोप आपसे पूछा गया था, यहाँ से हो जाएगा WL²/16EI। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि किसी वृत्ताकार शाफ्ट पर बल आघूर्ण T तथा बंकन आघूर्ण M लगाया जाए तो अधिकतम बंकन प्रतिबल तथा अधिकतम अपरूपण प्रतिबल का अनुपात कितना होगा। T आपका बल आघूर्ण है और M आपका बंकन आघूर्ण है। तो यहाँ से मैक्सिमम आपका बेंडिंग स्ट्रेस और मैक्सिमम आपका शियर स्ट्रेस का अनुपात पूछा जा रहा है, तो 2M/T होगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, 2M/T। यहाँ से हम देख सकते हैं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान आपको पता है। बेंडिंग स्ट्रेस आपका होता है σB=32M/πdq, और मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस आपका होता है τmax=16T/πdq। तो यहाँ से इसका अनुपात हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, σB/τmax। यहाँ से हम इसका अनुपात निकालेंगे तो 2M/T आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं,
दो दंड जिनमें एक वृत्ताकार अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का है और दूसरा वर्गाकार है। तो अनुप्रस्थ प्रतिच्छेदों के एक समान क्षेत्रफल वाले हैं, यदि उनका बंकन किया जाए तो परिणाम क्या होगा? बंकन किया जाए तो परिणाम क्या होगा? वर्गाकार अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद ज्यादा किफायती है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं आनमन विरोधी बिंदु जो कंट्राफ्लेक्सर पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या होता है, बंकन आघूर्ण का चिन्ह बदलता है, प्लस से माइनस में होता है, माइनस से प्लस में होता है। तो जो बेंडिंग मूवमेंट का जो साइन होता है वो बदलता है आनमन प्रतिरोध विरोधी बिंदु पर, जिसको हम कंट्राफ्लेक्सर पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका सही आंसर है, बंकन आघूर्ण का चिन्ह बदलता है, बेंडिंग मूवमेंट का जो साइन होता है वो चेंज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लकड़ी का एक आयताकार लट्ठा अपने मध्य बिंदु पर 100 न्यूटन भार के साथ जल में तैर रहा है। तदनुसार उस लकड़ी के लट्ठे में अधिकतम अपरूपण बल कितना होगा? मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होगा, ये आपको बताना है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, मध्य बिंदु पर 50 न्यूटन। मिडिल पॉइंट पे आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं सपोज लेंथ ऑफ ब्लॉक यल, लंबाई यल है उसकी, वाटर विल एक्ट एज यूडियल इन एज सोन फिगर एट इक्विलिब्रियम। डब्ल्यू एल इजकल टू 100 न्यूटन आपका होगा, तो यल का मान हम यहाँ से ले लेंगे, डब्ल्यू इजकल टू 100 बाई यल। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये फिगर आपका दिया गया, ऐसे सपोज कर लिए हम कि यूडियल लोड लग रहा है 100 न्यूटन का, यहाँ पर 100 न्यूटन का लोड लग रहा है आपका L/2 L/2। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर देखिए सेंटर पर जब लग रहा है तो जो भी आपका मान होगा वो W/2 होता है, यानी कि 50 न्यूटन। ये जो आपका लोड लग रहा है W 100 न्यूटन का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा L/2। तो 100/L हमको पहले मिला हुआ था, यहाँ से x का मान L/2 हो गया, तो यहाँ से हमारा 50 न्यूटन, यह सेंटर आपका 50 न्यूटन यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सही जोड़े के बारे में बनाइए, सही जोड़े बनाइए। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है मान, सही जोड़ा कौन सा है, तो ये आपका सी ऑप्शन जो आपका है सही जोड़ा है। यूडीएल के अंतर्गत कैंटिलीवर जो दंड है उसमें WL4/8EI होता है, तो इसका एक सेपरेट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, WL4/8EI। यहाँ से देख लीजिए कैंटिलीवर बीम अंडर पॉइंट लोड एट, जो भी आपका पॉइंट दिया गया है WL3/3EI। कैंटिलीवर बीम अंडर यूडीएल WL4/8EI, और सिंपल सपोर्टेड बीम अंडर सेंट्रल पॉइंट लोड तो आपका WL3/48EI होता है। यहाँ पर देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूडीएल में क्या होता है 5WL4/384EI। नेक्स्ट हम देखते हैं एक दंड के परिच्छेद पर अपरूपण बल F है तो उसका अपरूपण प्रतिबल अधिकतम कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? उदासीन पृष्ठ पर, न्यूट्रल एक्सिस पर, न्यूट्रल सरफेस पर होता है। D ऑप्शन आपका सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न दंड में आनमन विरोधी बिंदु पर अपरूपण बल कितना होगा? तो शियर फोर्स आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका मूवमेंट लग रहा है, यहाँ पर आनमन विरोधी बिंदु पर आपका अपरूपण बल M/L होगा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, यहाँ पर दिखाया गया है M/L यहाँ से होगा आपका आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं अक्षीय तनन के अंतर्गत एक ठोस वृत्ताकार शाफ्ट फाई की प्रति इकाई आयतन विकृति ऊर्जा कितनी होती है? तो σ² 2E आपकी होती है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, विकृति ऊर्जा आपकी यही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट हम देखते हैं L लंबाई वाले कैंटिलीवर दंड कि जिसके आलम पर W तीव्रता वाला त्रिभुजाकार भार लदा हो और उसके जिसके मुक्त सिरे पर 0 तीव्रता वाला भार हो, मुक्त सिरे की प्रवणता कितनी होगी? तो यहाँ पर भी प्रवणता पूछा जा रहा है आपसे, तो WL3/24EI होगी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ से हम देख सकते हैं कैसे होगा, WL3/24EI स्लोप होता है आपका और डिफ्लेक्शन आपका होता है WL4/30EI। तो इसका एक अलग